यही का नाम ये कंबोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा इसका विश्लेषण करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो आप शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऑन द शो के जरिए आपको ये बताते हैं कि आज किन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। सरकार के गले फंसी है अनाज की महंगाई। अनाज की महंगाई पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके से वो आपको प्रभावित कर रही है, क्या कुछ नया अपडेट है, उस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। किसे मिला रूस के सस्ते तेल का फायदा, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। मनरेगा बता रही है रोजगारों की असलियत। लगातार बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर के रोजगार की क्या स्थिति है, मनी सेंट्रल में हम चर्चा करते ही रहे हैं और आज भी इस पर एक अपडेट है जिस पर अभी हम बाद में बातचीत करेंगे। शेयर बाजार में बड़ी कंपनी पर सख्ती। जी हाँ, शेयर बाजार को लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ है। क्या किस तरीके से वो आपको प्रभावित करेगा, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। और क्या आपका आईफोन भी जासूसी का शिकार हुआ है, क्या है पूरी खबर, डिटेल में आपसे थोड़ी देर में होगी बातचीत। और बढ़ी टर्म इंश्योरेंस की महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो अनाज की हो या फिर बीमा की हो। इस पर भी आज हम करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकिन अनाज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार 1 अगस्त से खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री शुरू करने जा रही है। गेहूं की बिक्री के लिए सरकार ने 2300 रुपये प्रति क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया है। हालांकि सरकार को खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला लागू करने में चुनौती भी पेश आ सकती है, क्योंकि सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 16 साल के निचले स्तर पर है। सर, अनाज की खुले बाजार में जो बिक्री है, क्या ये संभव हो पाएगा और वाकई में क्या इससे कीमतें वाकई में नियंत्रण में आ सकती हैं? विपुल जी, सरकार की दुविधा ये है कि गेहूं की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। रबी के बाद भी सरकार के भंडार में गेहूं पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि 16 साल के न्यूनतम स्तर पर है। चावल की परिस्थिति थोड़ी आरामदेह है, थोड़ी सी कंफर्टेबल है, लेकिन अभी खरीफ की फसल आनी है। तो सरकार ने आमतौर पर यह फैसला ये संकेत देने के लिए किया है कि बाजार में सरकार अनाज बेचने को तैयार है, ताकि कीमतों पर कुछ असर हो सके, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सके। पर बाजार को सरकार के अनाज भंडार की तस्वीर पता है, बाजार में मांग और आपूर्ति के आंकड़े सबके सामने उपलब्ध हैं। तो ये कोशिश या जो संकेत कितना फायदा करेगा और महंगाई को के नियंत्रण में कितनी मदद करेगा, ये देखना होगा, क्योंकि अनाज की मांग आपूर्ति की परिस्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण तो बनी हुई है। जी, इस बीच गैर बासमती चावल की कुछ किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फैसला मंत्रियों का समूह करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रतिबंध हटाने का फैसला मांग, आपूर्ति और कीमत की स्थिति पर विचार करने के बाद दिया जाएगा। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सर, निर्यात हटाने से पहले सरकार किन महत्वपूर्ण चीज़ों का वेट कर रही है? निर्यात हटाने का संकेत भी दिया जा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में निर्यातकों को सौदे करने की संभावनाएं तलाशने में मदद मिले। पर यहाँ भी वही दुविधा है। पहली दुविधा है कि हालांकि पिछले साल चावल की खरीद लक्ष्य से थोड़ा कम रही थी, पर बहुत ज़्यादा कमी नहीं दिखाई दे रही थी। अगर ये फैसला होता भी है गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का, जिसे पिछले साल लगाया गया था जब चुनाव की तरफ बढ़ने की तैयारी थी और बाजार में महंगाई थी, तो ये खरीफ की फसल के आकलन स्पष्ट हो जाने के बाद होगा। अभी खरीफ की फसल की बुवाई चल रही है, बुवाई की रफ्तार ठीक है, लेकिन लानिना के असर के कारण जुलाई के मध्य से लेकर अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसका असर खेती पर पड़ सकता है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इस स्थिति में सरकार को अगर खरीफ के उत्पादन पर असर पड़ता है और सरकार के भंडार में पर्याप्त चावल नहीं होता है, तो फिर यह फैसला टल भी सकता है, जिसे सरकार शायद अगस्त के अंत तक इस बात का इंतजार करेगी और उसके बाद निर्यात खोलने पर फैसला किया जाएगा। जी, और शायद इसी दुविधा की वजह से आज हमने देखा कि चावल के शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन 2 दिन पहले क्या शानदार मूव वहाँ पर देखने को मिला था। एलटी फूड्स हो, KRBL हो या फिर चमन लाल सेतिया, इन सभी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। भारत ने रूस से सस्ते भाव पर जो कच्चा तेल खरीदा था, उस पर 2 साल में भारतीय ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों को करीब 10.5 अरब डॉलर की बचत हुई है। ऑयल इंपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के सस्ते तेल की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय ऑयल रिफाइनर्स को करीब 5.5 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान करीब 5 अरब डॉलर की बचत हुई है। बीते 2 वर्षों के दौरान भारत के लिए रूस सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनकर के
उभरा है। सर, इस बचत को भारतीय उपभोक्ताओं के संदर्भ में किस तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए? रूस से सस्ता तेल खरीदने की जो तस्वीर हमारे सामने मिल रही है उसके कई सारे पहलू हैं जिस पर विचार करना जरूरी है। इससे किसको फायदा हुआ? इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ तेल कंपनियों को, जिनको ब्रेंट की जगह सस्ता कच्चा तेल मिला रूस से, और उन्होंने उस तेल का इस्तेमाल करके भारतीय बाजार भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का, गैसोलीन का और डीजल का निर्यात किया। सरकार ने इसका फायदा उठाने के लिए उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और सरकार के पास रेवेन्यू भी पहुंचा। तो 10-10.5 बिलियन डॉलर की बचत तो कंपनियों को हुई, उनकी रिफाइनिंग में हुई, उनके मुनाफे बढ़े, और दूसरा ये कि इस निर्यात से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिला। तो कुल मिलाकर यह तस्वीर अच्छी दिखती है। लेकिन उपभोक्ताओं का क्या हुआ, जिन्हें पूरे 1 साल से 1.5 साल से तेल की कीमतों में अलग अलग रुख दिख रहा है। रूस से सस्ता कच्चा तेल भी आ रहा है, पर उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई रियायत नहीं मिली। तो ये की पूरी कोशिश कंपनियों के मुनाफे में और सरकार के बजट के तो काम आई, पर आम लोगों को अगर सस्ते कच्चे तेल का फायदा मिलता तो शायद जिस महंगाई की चुनौती हम झेल रहे हैं इसमें थोड़ी सी राहत मिलती और लोगों के जीवन की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें कमी आती। पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये पूरे रूस के कच्चे तेल का फलित है जो आम उपभोक्ताओं के नजरिए से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। जी, और इस बीच इस खबर के आने के बाद भले ही उपभोक्ताओं को कुछ ना मिला हो, लेकिन शेयर बाजार में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इन सभी के शेयरों में काफ़ी अच्छी बढ़त रही। एचपीसीएल 4%, बीपीसीएल 2% और आईओसी में भी हमने देखा सकारात्मक रुख देखने को मिला। इधर सुस्त मांग की वजह से जून तिमाही के दौरान रिटेल सेल की ग्रोथ प्रभावित हुई है। जून तिमाही के दौरान देश भर में भीषण गर्मी पड़ी है, साथ ही शादियों का सीजन भी कम था। भीषण गर्मी और लंबे चुनावी सीजन की वजह से जून तिमाही में लोगों ने घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। इन वजहों से ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, ग्रॉसरी, फैशन आउटलेट्स में रिटेल सेल्स की ग्रोथ कम रही है। सर, रिटेल सेल्स में सुस्ती का असर अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? देखिए, कंपनियों के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है विपुल जी। आप विस्तार से दिन के कार्यक्रमों में, हेलो मनी 9 में और बीच बाजार में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला असर तो कंपनियों के नतीजों पर दिखेगा, जिसके संकेत भी आने लगे हैं। बाजार थोड़ा सा जो डामाडोल दिख रहा है वो कंपनियों के आने वाले नतीजों को लेकर भी है, खासतौर पर जो पिछली तिमाही के रिटेल सेल के आंकड़े आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये भी बता रहा है कि अर्बन इकोनॉमी में और रूरल इकोनॉमी में जो स्लोडाउन बना हुआ था, जो आय ना बढ़ने की चुनौती थी, वो जस की तस जारी रही पिछली तिमाही में भी और इस तिमाही में भी ऐसा दिखाई दिया है। हालांकि गर्मी के दौरान कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में बढ़ोतरी होती है, पर वैसा कुछ पिछली तिमाही के दौरान दिखाई नहीं दिया है, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। बीच बीच में भी हम बराबर बताते रहे थे रिटेल सेल के आंकड़े, ऑनलाइन सेल्स के आंकड़े, फुटफॉल्स के आंकड़े जो हमारे पास अलग अलग मॉल्स के आते हैं। तो पूरी तरह से मांग की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 6 महीने में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया है। कंपनियों के नतीजे इसकी और पुष्टि करेंगे, जिन्हें करीब से देखने की जरूरत होगी। जी, तो नतीजों पर लगातार मनी 9 की पैनी निगाह बनी हुई है, और क्या कुछ उम्मीदें हैं और कैसे नतीजों के बाद किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, तमाम एक्सपर्ट के साथ हम लगातार आपको बीच बाजार और हेलो मनी 9 में बताते रहेंगे। इस बीच अब बजट से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत जितने फंड का आवंटन किया था उसका करीब 40% सिर्फ 3 महीने में ही खर्च हो गया है। ऐसे में संभावना है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार की तरफ से मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। फरवरी में पेश हुए बजट के दौरान सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा था। सर, मनरेगा का ये खर्च रोजगार बाजार को लेकर के क्या कुछ समझा रहा है, बता रहा है? विपुल जी, इस समय तमाम बहसें रोजगार को लेकर अलग अलग तरीके से चल रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही कि रोजगारों की तस्वीर उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है, पर मनरेगा भारत में रोजगारों का सूचकांक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछली 2 तिमाहियों में 7% से ऊपर की विकास दर रही। सरकार की तरफ से कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भी मनरेगा का 40% बजट, जो फरवरी का अंतरिम बजट था, वो 3 महीने में खत्म हो गया। ये अपने आप में सबसे मजबूत
तो आंकड़ा और तथ्य है जो बताता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की स्थिति क्या है और किस तरह से कृषि पर रोजगार की निर्भरता के बाद कृषि में भी अब इतने रोजगार नहीं है और इसलिए मनरेगा के जॉब की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ये भी बताता है कि जो लोग मनरेगा में काम मांग रहे हैं उनके लिए शहरों में कोई रोजगार या काम उपलब्ध नहीं है। ये वास्तविकता है जिस वास्तविकता को सरकार को और नीति निर्माताओं को स्वीकार करना चाहिए और बजट में इसका इस संदर्भ में हमको कहीं ना कहीं कोई रणनीति दिखनी चाहिए। मनरेगा के बजट की बात है, सरकार दुविधा में है। फिलहाल वो बजट के आवंटन को उतना ही रखेगी 86,000 करोड़ रुपए पर। पिछले साल आपको याद है बजट में मनरेगा का बजट कम रखा गया था और वित्त वर्ष में सरकार को बजट बढ़ाना पड़ा था। पर मनरेगा में मांग बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग शहरी जॉब से आए, अच्छे नौकरियों से आए। मनरेगा तो संकटकालीन कार्यक्रम है और ये संकटकालीन कार्यक्रम खत्म ही नहीं होता, रुकता ही नहीं है, लगातार चला आ रहा है। इस बार बजट में सरकार अतिरिक्त आवंटन करेगी इस बात की संभावना कम है। हालांकि इस बात की कोशिश जरूर होगी कि अगर बाद में जरूरत होगी तो फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन बजट के आवंटन से भी ज़्यादा ज़रूरी समझना यह है कि रोजगारों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अनस्किल्ड रोजगारों की स्थिति बेहद जटिल और बेहद चुनौतीपूर्ण है। जी, इधर केंद्र सरकार बजट में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का दायरा बढ़ा सकती है। इसके तहत समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की 100% खरीद सुनिश्चित की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन मूल्य पर अधिकतर दलहन की 100% खरीद की वकालत की है। बजट में सरकार इसको लेकर के फैसला ले सकती है। सर, ये फैसला होने की कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है आपको? इसकी संभावना बनती दिख रही है विपुल जी, क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ था तब सरकार ने इस बात का वादा किया था किसानों को के आंदोलन को समाप्त करने के लिए कि तिलहन और दलहन की 100% खरीद एमएसपी पर की जाएगी। और दोनों चीज़ों में इसलिए ज़रूरत है कि दोनों पर भारत आयात पर निर्भर है। ये दोनों भारत के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करने के का माध्यम है। भारत को दालों का भी आयात करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल से दलहन का आयात हो रहा है। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, पर उस उत्पादन भारत में उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है। तिलहन भी भारत का प्रमुख आयात है, तो इसलिए इस पर सरकार शायद बजट में इस बात की घोषणा कर सकती है कि एमएसपी पर 100% खरीद की जाए, क्योंकि जो किसानों से बातचीत के लिए कमेटी बनी थी उस कमेटी ने भी इस बात का प्रस्ताव रखा था। जी, इस बीच यूएई से भारत में सोने और चांदी के बढ़ते इंपोर्ट पर चिंता जताते हुए ज्वेलरी इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस पर अंकुश लगाने की मांग की है। इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि यूएई से सस्ते गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट की वजह से बाजार कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ जाता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से छोटे ज्वेलर्स और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री से इसको लेकर के बजट में उपाय करने के लिए भी कहा है। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने की वजह से वहां से सोने और चांदी का इंपोर्ट सस्ता पड़ता है। सर, क्या गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट को घटाने को लेकर के बजट में कोई फैसला होने की उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, देखिए, ये एक और ऐसा तोहफा था जिसका मुकुट लगाया गया, फायदा तो मिला नहीं, सर और घायल हो गया। इस एफटीए से हो ये रहा है कि इस एफटीए से भारत में का निर्यात बढ़ने की संभावना थी यूएई के बाजार में, और अब इस चैनल से भारत में सस्ता गोल्ड और सिल्वर आ रहा है, जबकि भारत के बाकी आयातकों को, बाकी इंपोर्टर्स को जो रेगुलर चैनल से, नॉन एफटीए चैनल से या गैर एफटीए चैनल से गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बेहद महंगा है, क्योंकि एफटीए में स्पेशल रियायतें मिलती हैं। सरकार के पास पिछले 6 महीने से लगातार ये बात पहुंच रही है कि यूएई के एफटीए का इस्तेमाल गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा बाकी चीजों का निर्यात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, और इससे ये पूरा का पूरा एफटीए सवालों के घेरे में आ गया है। वित्त मंत्री इस मामले में कुछ करेंगी ये देखना जरूरी होगा। क्या सरकार गोल्ड और सिल्वर को इस एफटीए से बाहर करेगी या कुछ और नियम बनाएगी, ये देखना होगा। लेकिन ये एक एफटीए को लेकर, ताजे एफटीए को लेकर आने वाली नई चुनौती है। इस बीच सरकार आसियान के साथ एफटीए की भी समीक्षा कर रही, वहां भी इसी तरीके की चुनौतियां दिखी हैं। जी, भारतीय नागरिक अब गिफ्ट सिटी में विदेशी करेंसी अकाउंट खोल सकेंगे और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशी करेंसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति दे दी है। बुधवार को इस सिलसिले में आरबीआई की तरफ से सूचना जारी कर दी गई है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भारतीय नागरिक साल भर के दौरान विदेशों में $2.5 लाख खर्च कर सकते हैं। सर, इस खबर को किस तरीके से समझा जाए? गिफ्ट सिटी को धीरे धीरे सरकार ऑफशोर
सेंटर के तौर पर विकसित करना चाहती है। और इसलिए ये सिग्निफिकेंट खबर है, ये एक बड़ा डिपार्चर है कि भारत की सीमा के भीतर ही एक क्षेत्र ऐसा है जहां विदेशी मुद्रा में खाते रखे जा सकेंगे, एलआरएस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये क्रमशः गिफ्ट सिटी को एक ऑफशोर डेस्टिनेशन जैसी परिस्थिति की तरफ ले जाने की कोशिश है, और तैयारी ये इसी तरीके की भी थी कि इसको किया जाएगा। रिजर्व बैंक इसमें कितना सहमत होगा ये देखना होगा, क्योंकि एक मांग और भी इसके आगे है जो कि प्रस्ताव में है कि गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की परमिशन दी जाए भारत के फैमिली ऑफिसेस को। तो अगर विदेशी करेंसी में खाता खोलने की अनुमति भारत के में गुजरात की गिफ्ट सिटी में मिलती है, तो फिर अन्य मामलों में भी गिफ्ट सिटी का इस्तेमाल भारत में निवेश के लिए या भारत से पैसे को रखने के लिए किया जा सकेगा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट एक विदेशी या ऑफशोर सेंटर के तौर पर होगा। जी, इधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के 5 दिन के भीतर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 60,000 करोड़ रुपए की सौगात देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लिए निवेश को मंजूरी दी है। नायडू ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शीर्ष प्रबंधन के साथ मुलाकात की और राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा की। रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में होने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, क्या सिर्फ इतने से चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे, और यहाँ से राजनीति कैसे देख रहे हैं आप? बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने की संभावना फिर कितनी रह जाती है? ये देखिए, जैसा कल हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अब सबसे बड़ी चुनौती यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि एलाइज जो गठबंधन है वो अब केंद्र सरकार से अधिकतम सहायता मांगने की कोशिश करेंगे। उसका पहला नतीजा ये आया कि केंद्र सरकार ने एक रिफाइनरी लगाने का आश्वासन दिया। बात थोड़ी दूर तक की है। रिफाइनरी लगाने के लिए भारत में रिफाइनरी की परियोजनाएं पिछले 1 दशक से प्रस्तावित हैं। पश्चिमी तट पर एक रिफाइनरी की बात चल रही है, पूर्वी तट पर एक रिफाइनरी की बात लंबे समय से चल रही है। पर ये भारत की ऑयल कंपनियां नई तेल रिफाइनरी लगाने के पक्ष में इसलिए नहीं हो क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटीज भारत में पर्याप्त उपलब्ध है और निर्यात का बाजार सीमित है। 60-70 हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ नई रिफाइनरी लगाने से बेहतर रिफाइनरी कंपनियां ये मानती हैं कि वो अपनी मौजूदा रिफाइनरीज में की कैपेसिटी इन्हांस करें। तो इसलिए अभी ये बात बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है, जिसमें कि भारत पेट्रोलियम स्थान की पहचान करेगी और इसकी वायबिलिटी देखेगी कि भारत को नई रिफाइनरी लगाने की, एक और नई रिफाइनरी लगाने की जरूरत है कि नहीं। तो यकीनन इतने से चंद्रबाबू नायडू राजी नहीं होने वाले हैं। उन्होंने जैसा संकेत दिया कि उन्होंने अपने बजट की घोषणा टाल दी है, तो ये तो सिर्फ एक आश्वासन है परियोजना का। उन्हें ठोस स्पष्ट रूप से मदद चाहिए केंद्र सरकार से अपने बजट के लिए। बिजली की जो लायबिलिटीज हैं पावर सेक्टर की लायबिलिटीज हैं, उन्हें चुकाने के लिए केंद्र से सहायता चाहिए। तो निगाह इस बात पर रहेगी कि ठोस रूप से बजट ने आंध्र प्रदेश को दिया क्या है अनुदान, सहायता या रियायतों के तौर पर, तो इतने से मानने वाले तो नहीं है। बिहार इसके साथ स्वाभाविक था कि जैसे ही आंध्र प्रदेश की मांग आई, बिहार की तरफ से मांग आई। बिहार ने 30,000 करोड़ का पैकेज मांगा है, विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। यह भी अपने आप में पहली बार होगा जब मुख्य धारा में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अगर दिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, क्योंकि इसके बाद केंद्र सरकार पर खर्च का जो बोझ आएगा वो प्रत्याशित होगा। विशेष राज्य के दर्जे में अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार अनुदान के तौर पर देती है और कर्ज की सीमा सीमित होती है। विशेष राज्य का दर्जा अभी तक भारत में उन्हीं राज्यों को मिलता है जो प्राकृतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनको मिलता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद बिहार जैसी आर्थिक स्थिति वाले अन्य राज्यों में भी इस तरीके की मांग उठेगी। तो हो सकता है विशेष राज्य के दर्जे से के बजाय एक स्पेशल पैकेज देने की बात हो, जिससे पहले भी बिहार के मामले में किया जा चुका है। और इसलिए इस बार के बजट की निगाहें इस बात पर नहीं होंगी, राजनीतिक रूप से इस बात पर निगाहें नहीं होंगी कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए उनका क्या होगा। इस पर होंगी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट से ठोस रूप से कुछ मिला कि नहीं। बिल्कुल, इस पर निगाहें रहेंगी और निश्चित रूप से सरकार के लिए अब जो राह जो है वो आसान होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। और इसी के साथ अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। शेयर बाजार में लिस्ट 1000 से ज़्यादा कंपनियों के शेयरों का इस्तेमाल कोलेट्रल के तौर पर अब नहीं हो सकेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कोलेट्रल शेयरों को लेकर के नियमों में बदलाव किया है। नियमों के तहत उन्हीं शेयरों का कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल होगा जो पिछले 6 महीने में 99% दिन ट्रेड हुए हैं और जिन पर 1 लाख रुपए तक के ऑर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा 0.1% ही इम्पैक्ट कॉस्ट होगी। इन नियमों के बाद कोलेट्रल के लिए जिन शेयरों का इस्तेमाल नहीं होगा उसमें अदानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन, एनबीसीसी, पेटीएम और टाटा इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। सर, इस खबर को किस तरीके से समझा जाए और शेयर बाजार पर इसका किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं?
बाजार में आज इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, हो सकता कल इस पर दिखाई दे, पर ये जो मार्जिन ट्रेडिंग है बाजार की उसे संतुलित करने और संकुचित करने की कोशिश है। क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स पर जो शर्त लगाई गई वो काफी बड़ी है। 99% डेज में जिनकी ट्रेडिंग हुई हो, यानी आमतौर पर जिनकी ट्रेडिंग रोज हो रही हो, वो स्टॉक्स होंगे जिन स्टॉक्स को कोलेटरल के तौर पर क्लियरिंग मेंबर या ब्रोकर अपना इस्तेमाल कर सकेगी क्लियरिंग सिस्टम में। और जिन कंपनियों के स्टॉक इससे बाहर हो रहे हैं उनके नाम काफी बड़े बड़े हैं और ये बाजार के एक्टिव और हाई वैल्यू स्टॉक है। अडानी है, यस बैंक है, सुजलॉन है, हुडको है, भारत डायनामिक्स है। तो इसके बाद अब जो पूरा कोलेटरल मार्जिन का सिस्टम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें एक परिवर्तन आएगा। आने वाले दिनों में ब्रोकरेज और बाजार के मेंबर्स इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और ये जो मार्जिन का पूरा सिस्टम है ये कैसे नया शेप लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें क्लियरिंग और मेंबर्स के लिए और मार्जिन का इस्तेमाल करने वाले ब्रोकर्स के लिए अब विकल्प थोड़े सीमित होते दिखाई दे रहे हैं। जी सर, क्या लेकिन इसके लिए क्या सेबी कोई शेयर बाजार में अब कोई नया सिस्टम लाएगी जिससे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके? सेबी ने यह कहा है कि लगातार एनएसई क्लियरिंग सेंटर को ट्रेडिंग की जानकारी बराबर देती रहेगी। तो अब एक किस्म से सेबी से जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसके बीच में जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान और तेजी से होगा, तभी मॉनिटर किया जा सकेगा कि किसकी ट्रेड में कितने परसेंट ट्रेड हुआ और क्या वो स्टॉक 99% डेली ट्रेड की कैटेगरी में आता है कि नहीं है। जी, इधर महंगे शिपिंग किराए की वजह से भारत का सी फूड एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। पिछले 2 महीने से कम समय में शिपिंग किराए में 4 से 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इससे निर्यातकों को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो बढ़े हुए किराए का बोझ अपने खरीदारों पर नहीं डाल पा रहे हैं। चीन में कंटेनर की डिमांड बढ़ने से आपूर्ति प्रभावित हुई है और इस वजह से किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, क्या एक्सपोर्ट को लेकर के अब ये नई चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है? दो तरीके की चुनौतियां और इस साल निर्यात के लिए और भी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था रहने वाली। हम 2 साल से निर्यात में गिरावट भी देख रहे हैं। एक तो शिपिंग के किराए और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े हुए हैं क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में में जो युद्ध की स्थिति, हालांकि अब ठंडा पड़ा है लेकिन इसके बाद भी अभी शिपिंग कंपनियों ने प्रीमियम ऊंचे रखे हुए हैं। और दूसरा, कंटेनर की शॉर्टेजेस हो गई है। चाइना ने काफ़ी कंटेनर्स रोक लिए हैं जिससे वो अमेरिका के बाजार में माल भेजना चाहता है। और चूंकि यूरोप के बाजार के लिए आपूर्ति बढ़ने का मौसम है, खासतौर पर क्रिसमस की डिमांड के से पहले चीन यूरोप के बाजारों को बड़ा निर्यात करता है और इसलिए भी भारतीय निर्यातकों के लिए अब शिपिंग का इस्तेमाल करना महंगा हो रहा है। 200-250% से ज़्यादा के किराए बढ़ चुके हैं। इसका जो सीधा असर है वो भारतीय उत्पादों की कॉम्पिटिटिवनेस पर, प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ेगा। जी, इस बीच एप्पल ने एक बार फिर भारतीय आईफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यूजर्स के डिवाइस पर पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर अटैक होने की संभावना है जो उनके डिवाइस पर रिमोट कंट्रोल हासिल करने का प्रयास कर सकता है। ये दूसरी चेतावनी है जो एप्पल की तरफ से भारत और 98 अन्य देशों के यूजर्स को भेजी गई है। सर, एप्पल की ये जो वार्निंग है किस तरफ इशारा कर रही है? अब ये ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए इसमें कोई किसी बड़ी एजेंसी का हाथ होने की बात नहीं है, पर यह शायद कोई बड़ा साइबर हैक अटैक है जो बहुत संगठित रूप से दुनिया के 100 देशों में एप्पल को टारगेट करके किया जा रहा है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। कुछ इस तरीके का मालवेयर या सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एप्पल फ़ोन से निकाली जा सकती हैं। आईफोन्स आमतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से एंड्रॉयड से ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। उनके डेटा को निकालना, उनसे डेटा चोरी करना, स्पैमिंग करना मुश्किल होता है। लेकिन एप्पल की ये चेतावनी बता रही है कि अब स्थितियां उस तरफ बढ़ रही हैं जहां आईफोन में भी निजता का खतरा रहेगा। जी, इधर 2024 की पहली छमाही में स्टार्टअप्स में होने वाली कर्मचारियों की छटनी बढ़ी है। 2024 के पहले 6 महीनों में 7,175 लोगों को नौकरी से निकाला गया। ये 2023 की दूसरी छमाही की तुलना में 31% ज़्यादा है। उस समय 5,474 लोगों को नौकरी से हटाया गया था। 2024 की पहली छमाही में होने वाली छटनी में सबसे बड़ा योगदान पेटीएम और फ्लिपकार्ट का है। सर, क्या स्टार्टअप में अब छटनी जो है फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है और इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं?
स्टार्टअप में छटनी वापस लौटी है, और जैसा आपने बताया पेटीएम और फ्लिपकार्ट में छटनी हुई। पेटीएम को तो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से छटनी का नोटिस भी गया है इसे रोकने के लिए। तो ये दो बड़े स्टार्टअप्स थे जिन्होंने बड़ी भर्तियां की थी, वो उनमें खासतौर से पेटीएम एक तरह से चैलेंज में है और कंपनी का कारोबार सिमट रहा है। इसके अलावा भी जो बचे हुए स्टार्टअप्स थे उसमें एडटेक के स्टार्टअप्स में छटनी हुई है, बायजूस और बाकी स्टार्टअप्स हैं। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद अब आखिरी दौर है स्टार्टअप्स में छटनी का, विपुल जी। क्योंकि स्टार्टअप स्पेस में पिछले 1-2 साल से जो उठापटक चल रही थी वो अब सेटल होती दिखाई दे रही है, और कुछ ही क्षेत्रों में स्टार्टअप्स बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में दिख रहे हैं, जिसमें से क्विक कॉमर्स है, जिसमें ई कॉमर्स है, और कुछ और क्षेत्र हैं। फिनटेक में भी कुछ कंपनियां हैं जो बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो भारत के स्टार्टअप स्पेस में हमें उम्मीद करना चाहिए कि छटनी का आखिरी दौर होगा, लेकिन इसने संगठित क्षेत्र में भी नौकरियों की परिस्थिति को और ज्यादा जटिल कर दिया है। तो पिछले 1 साल के से जो हम रोजगार की बहस को बार बार लौटता देख रहे हैं, उसमें भारत की न्यू इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। भारत की न्यू इकोनॉमी ने बेरोजगारी फैलाने में और लोगों को निकालकर बेरोजगारी की समस्या को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण किया है। जी। इस बीच प्राइवेट सेक्टर की प्रमुख लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में 4 से 7% तक की बढ़ोतरी की है। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज अलायंस और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने प्रीमियम में ये बढ़ोतरी की है। बॉन्ड यील्ड में कमी, महंगाई की चिंता और री इंश्योरेंस रेट में एडजस्टमेंट की वजह से ये बढ़ोतरी की गई है। सर, बीमा की इस महंगाई के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह मान रहे हैं आप? टर्म इंश्योरेंस के रेट पिछले साल भी बढ़े थे और उससे पहले भी बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, बीमा कंपनियों के लिए री इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि उनको जो कवरेज मिलता है या जो उनकी लागत है वो री इंश्योरेंस से पूरी होती है। और इसके साथ अब बीमा कंपनियों को लग रहा है कि महंगाई लंबे समय तक मौजूद रहेगी। जैसे मैंने आपको कल बताया कि फेडरल रिजर्व के प्रमुख जीरोम पावल ने कहा कि इतनी जल्दी महंगाई कम होने की संभावना नहीं है, इसलिए बीमा कंपनियां मान रही हैं कि उनकी री इंश्योरेंस की कॉस्ट आने वाले समय में भी बढ़ती रहेगी। तो 6 से 7% तक प्रीमियम महंगे हुए, पिछले साल भी महंगे हुए थे। भारत में बीमा का विस्तार हो इससे पहले बीमा की महंगाई आ गई है, ये सबसे बड़ी असंगति है। भारत में अधिकांश लोगों के पास अभी बीमा उपलब्ध नहीं है, टर्म इंश्योरेंस की सुविधाएं बहुत लोगों को मिल ही नहीं पाती हैं। उससे पहले कि लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकें, बीमा की लागत बढ़ने लगी है। अन्य कंपनियों ने भी नहीं बढ़ाया है। निगाह इस बात पर रहेगी कि क्या LIC भी टर्म इंश्योरेंस की या उनकी बीमा की लागत बढ़ाएगी, ये देखना होगा। लेकिन ओवरऑल बीमा बाजार में इन्फ्लेशन या महंगाई स्थायी रूप लेती जा रही है। इससे पहले हमने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में भी बढ़ोतरी देखी थी। जी। इस बीच कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरें हैं, फटाफट नजर डालते हैं झटपट में। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छठे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये बॉन्ड्स 7.36% कूपन रेट पर जारी किए गए हैं। SBI के इंफ्रा बॉन्ड्स को 18,145 करोड़ रुपए की बोलियां मिली थी। ये बॉन्ड अपने बेस इशू साइज 5,000 करोड़ रुपए की तुलना में 3.6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों के खिलाफ चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन इस बात की जांच कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से की गई कार्रवाई मुक्त व्यापार को रोकने के लिए गैर कानूनी तरीके से तो नहीं की गई। अगर आरोप सिद्ध साबित होते हैं तब चीन भी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अदानी पोर्ट्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अदानी ग्रुप से जमीन वापस लेकर के किसानों को लौटाने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट ने अदानी पोर्ट को 108 हेक्टेयर जमीन वापस लौटाने का आदेश दिया था। ये ज़मीन कच्छ जिले में मुंद्रा पोर्ट के पास है। ये ज़मीन 2005 में अदानी पोर्ट्स को दी गई थी। लद्दाख में चीन से सटे बॉर्डर के पास ITBP ने तस्करी के रास्ते भारत पर पहुंचे सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी है। ITBP ने कुल 108 सोने के बार जब्त किए हैं। हर बार का वजन 1 किलो है, यानी कुल 108 किलो सोना जब्त किया गया। लद्दाख में तस्करी हुए सोने की ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस मामले में ITBP ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, किसी पर आपकी टिप्पणी? चीन और यूरोपीय समुदाय के बीच व्यापार युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। अमेरिका के बाद हमने विस्तार से इकोनॉमिक में बताया भी था कि अब चीन और पश्चिम आमतौर पर व्यापारिक टकराव के मुहाने पर हैं। यूरोपीय समुदाय ने चीन को से आने वाले सामानों पर ड्यूटी भी बढ़ाई थी और
एंटी डंपिंग के मामले भी खोले थे। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, फोटोवोल्टिक सिस्टम्स और कई अन्य उपकरणों को लेकर जो यूरोप की कंपनियां चीन में अपना कारोबार करती हैं, चीन उनकी जांच कर रहा है कि क्या उसके पीछे यूरोपीय यूनियन की सब्सिडी है जिसके जरिए वो चीन के बाजार में सस्ता माल बेच रहे हैं। और यहां से ये टकराव का एक नया दौर शुरू हो रहा है जो आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। चीन का कहना यह है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अभी तक आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।